हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, हम पढ़ेंगे जनरली इस वीडियो में सामाजिक विकास के बारे में कि सामाजिक विकास कैसा होता है। देखो, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है टॉपिक। ठीक है, सामाजिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, मोटर विकास हो गया। ये जितने भी विकास हैं ये हमारे बाल विकास एक चैप्टर होता है, टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हमको जैसे अगर जनरली किसी का मुख्य सेविका के पद पर चयनित होती हैं तो वहाँ पर देखा जाता है, जैसे आंगनबाड़ी हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कैसे विकास देखने को मिलता है कि छोटा सा बच्चा होता है, उसके शब्दकोश में कितने वर्ड होते हैं, उन्हें कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। तो उसी में एक चैप्टर हमारा है सामाजिक विकास। अब हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसका सामाजिक विकास का स्तर क्या होता है, और उसके बाद जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसका विकास कैसा होता है, उसकी भाषा का, उसकी समाज का। मैंने पिछली वीडियो में भाषा विकास का बात की थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे सामाजिक विकास के बारे में, यानी कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जनरली आप छोटी जो आप क्या करना, आप कोशिश करना कि बात को समझो। ठीक है, आपको बात को समझना है अच्छे से, और आप नोट्स, आपको पूरे नोट्स नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको जो चीज़ लगती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होती है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक है, इतना हम पढ़ा देंगे, ये शॉर्ट नोट नहीं रहता है। आप शॉर्ट नोट वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बना लीजिए और उसको बारी बारी से रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसे करना है, सुबह आप जब जगें तो आपको कॉपी उठाना है और उस चीज़ों जो लिखी हैं केवल आप उनको देखना है। ठीक है, इस तरह का आप डेली देखेंगे, प्रतिदिन सुबह शाम देखेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें याद रहेंगी और आपको काफ़ी दिन तक याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हम रिवीजन करने का तरीका बता रहे हैं। रिवीजन में कुछ नहीं करना है, आपको केवल सिर्फ देखना है। ठीक है, सुबह भी देखें, शाम को देखें, अगर मौका बीच में बढ़ रहा है दोपहर में देखें, क्योंकि अब बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगी और वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। ठीक है, हम जैसे करते हैं वैसे आपको हम बता रहे हैं कि मेरा मानना है हमको ऐसी चीज़ें ऐसे रटना होता है, एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करना होता है, तो हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, आप चाहे लेट के आराम से देख सकते हैं। अब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लेट के भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो उसको आप शॉर्ट में एकदम अपने नोटबुक पर अच्छे से लिख लीजिए। तो अगर हाँ बता दिए, आप हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि टर्म है सामाजिक डेवलपमेंट। समाज डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे समाज में आप रह रहे हो तो किसी को देख के आपका विकास हो सकता है कि पापा हमारे काम कर रहे हैं तो हम उसको काम करेंगे। ठीक है, तो समाज में विकास जो होता है वो देख के भी हो सकता है, सोच के भी हो सकता है। समाज में जैसा वातावरण होता है, रहन सहन होता है, उस हिसाब से हमारा स्तर बनता चला जाता है, हमारा विकास होता चला जाता है। जैसे अगर कोई गरीब घर का बच्चा होता है गांव देहात में तो वो उस लेवल में रहता है तो उसका विकास गांव के हिसाब से होगा। अगर कोई बच्चा शहर में रह रहा है तो उसका विकास उस शहर के हिसाब से होता है, चाहे उसकी भाषा विकास हो, चाहे उसका रहन सहन विकास हो, उसमें उसमें जो डिफरेंस होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। सामाजिक विकास की परिभाषा एक थिंकर थे पैनसन के अनुसार, इन्होंने क्या बताया है सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक विकास का अभिप्राय उन संबंधों एवं व्यवस्थाओं से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि समाज वाली आवश्यकताएं को पूर्ति कर सके। कितना अच्छी बात लिखी है। कह रहे हैं कि समाज में अगर आपको रहना है तो ऐसी व्यवस्था है कि समाज में, उस समाज को जब रह रहे हैं तो उसमें इतना आप योग्य बन जाएँ कि जो समाज में होने वाली पूर्ति हैं, जो आवश्यकताएँ हों, उनको आप पूरा कर सकें। ठीक है, अगर मान लो आपको समाज में रह रहे हैं और आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो आप उस काम को इतना करने में योग्य बन जाएं कि उस काम को करने की आपके अनुसार उस काम को करने की आपके हिसाब से उसकी पूर्ति हो जाए। कोई भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई ऊपर सीख के नहीं आता है, जो भी सीखता है सब यही सीखता है। जो भी उसका विकास होता है, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, या संवेगात्मक हो, या मोटर विकास हो, सब उसको यहीं पर देखने को मिलता है और वो उसी चीज़ों से सीख कर अपना विकास करता है। तो इन्होंने बताया था कि समाज में संबंधों व्यवस्थाओं से है जो उसे योग्य बनाती हैं। कहने मतलब जो संबंध होते हैं, जो व्यवस्था होती हैं, जो हमारी देख रेख रहन सहन होती है हमारे समाज को, उसको देखकर आप सीखते हैं और उसी सीख से आप क्या बनते हैं, समाज की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। फिर एक राइटर थे सोरेनसन के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य आप अपने साथ दूसरों के साथ भली बांध चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बताया था कि समाज में जो वृद्धि और विकास होता है और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता का आधार माना जाता है। ठीक है, समाज में आप आपने जिस योग के हिसाब से होता है आपका
मान लो आप किसी काम करने के लिए अच्छे से योग्य हैं, आपके अंदर स्किल है उस काम करने की, तो उस काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपके पास स्किल नहीं है, आप अच्छे से सीखे नहीं हैं, तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। और सामाजिक विकास में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि समाज में विकास में रहते हुए आपका समाज विकास अच्छे से होगा। एक राइटर थे फ्रीमेन तथा सावल के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो उस समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को आने तथा एकता, मेल जोल और पारस्परिक सहयोग की भावना के विकास में सहायक होती हैं। देखो, एक जो भावना होती है फिजिकल फीलिंग, उसमें हमारा इमोशंस होते हैं, उसमें भी विकास देखने को मिलता है। अब देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। अब विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कहने का मतलब ये है, अगर कोई बेबी बर्थ कर गया यानी उसका जन्म हो गया, तब तो उसका विकास तो हुआ नहीं होगा, कुल मिलाकर उसका शारीरिक विकास हुआ होगा, क्योंकि जब मम्मी के पेट में होता है तो वहाँ पर उसका शारीरिक विकास हो चुका होता है। लेकिन जब पैदा होता है तो उसका ना तो भाषा का ज्ञान होता है, ना सीखने का ज्ञान होता है, ना बोलने का ज्ञान होता है, ना उसका मानसिक विकास हुआ होता है, और ना ही उसका कोई बौद्धिक विकास हुआ होता है। तो हम उस स्टेज से पढ़ेंगे कि अगर कोई बालक पैदा हुआ है तो वो शिशु अवस्था में होता है, शैशव काल में होता है, तो उसका विकास किस स्तर का होता है। हम 3 पार्ट में इस सामाजिक विकास को पढ़ेंगे जनरली। एक तो हमारा हो गया शिशु अवस्था, यानी बच्चा बर्थ कर गया, उसके बाद फिर बेबी बड़ा होगा तो बालिकाल अवस्था में आएगा, तो उस स्टेज में पढ़ेंगे उसका विकास कैसा होता है। और 3rd नंबर पे हम किशोरावस्था की बात करेंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है, यानी जो इन्फेंसी होती है, यानी इन्फेंसी लेवल ये होता है। शैशवावस्था मतलब छोटे बच्चे, जन्म के बाद जो बच्चा होता है उसे हम शैशवावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। इसमें देखेंगे कि सामाजिक विकास कैसा होता है एक छोटे से बच्चे में। जन्म के समय शिशु बड़ा ही आत्म केंद्रित होता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में संपर्क में आता है, उसका आत्म केंद्रित व्यवहार समाप्त हो जाता है। कहने मतलब जैसे ही बेबी जन्म लेता है तो उसका जो आत्म केंद्रित सोचने की बुद्धि होती है वो कम हो जाती है, और वो समाज में आने के बाद जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनसे वो सीखता है और अपने आप में एक विकास करता है जो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे सामाजिक विकास में जो बाल्यावस्था या शिशु अवस्था में हमको विकास देखने को मिलता है, उसमें तमाम राइटर ने अपने अपने बात कही हैं। इसमें एक है क्रो एंड क्रो के अनुसार, इन्होंने क्या कहा था, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, पर वह स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता। कहने मतलब जब बेबी बर्थ करता है ना तो उसका सामाजिक विकास होगा, ना ही तो उस कुछ बात जान पाता है। अब उससे मान लो अगर बेबी 10 महीने का होता है तब वो कुछ एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बेबी अगर बर्थ करता है उसके बाद अगर उसकी आयु, इसकी एज 10 साल है तो उसकी डिक्शनरी में कितने वर्ड होते हैं, यानी कि उसके माइंड में कितने वर्ड आ चुके होते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब है एक हॉरलॉक थे, इन्होंने सामाजिक विकास किस तरह बताया है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। एक हॉरलॉक थे, इन्होंने क्या बताया है, पहला माह ध्वनियों में अंतर समझना। कहने मतलब जब बेबी बर्थ करता है तो वो पहले मंथ में अगर आप उसको आवाज़ देंगे तो समझता कि आवाज़ किधर से आ रही है, ठीक है। तो वो ध्वनि में अंतर भी समझना स्टार्ट कर देता है पहले माह में। फिर दूसरा माह का है मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुरा कर स्वागत करना। छोटा बच्चा होता है, अगर 2 माह का है, आप उससे बोलेंगे तो वो मुस्कुरा देगा। अगर आपको उसकी आवाज़ पसंद आ रही है आपकी, तो बच्चा मुस्कुरा देता है, आपको कुछ रिएक्शन ज़रूर देगा। तो ये दूसरे माह की बात इन्होंने बताई है। तीसरे माह इन्होंने क्या कहा है, माता के प्रसन्नता और अभाव में दुख। कहने मतलब उसको आप माता की अगर दुख है सुख है तो उसका भी फीलिंग उसके अंतर्गत आती है, वो उसकी भी फीलिंग कर लेता है छोटा बच्चा, नवजात शिशु। चौथा माह का है परिवार के सदस्यों को पहचानना। देखो जब छोटा बच्चा होता है, जब वो 4 मंथ का हो जाता है तो परिवारों को समझने लगता है, पहचानने लगता है, ठीक है। अगर उसकी मम्मी के पास है, बेटा गोदी में है, अगर बाहरी कोई अनजान व्यक्ति आता है, अगर उसको गोदी ले लेता है तो वो रोने लगता है, वो पहचानता है, वो जानने की कोशिश करता है कि हमारे फैमिली के नहीं हैं, ये बाहरी लोग हैं, ठीक है। आपने भी ये तो आम बात है, छोटा बच्चा हो अगर मम्मी की गोद में है और अगर आप उसको गोद ले लेते हैं तो पहचान जाता है कि हम मम्मी की गोद से बाहर जा रहे हैं, तो वो रोने लगता है। इतनी समझ उसको 4th मंथ में आ जाती है। ये तो आप लोग ने एक प्रैक्टिकल के रूप में देखा भी होगा, अपने घर में देखा होगा, अपने समाज में देखा होगा, बच्चा दूसरी गोदी में जाता है तो रोने लगता है, ठीक है। 5वें महीने में क्या है, खुश से और गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त करना का स्टार्ट कर देता है। जो 6 मंथ का बेबी होता है वो गुस्सा और खुश दोनों का अनुभव करने लगता है। कैसे करने लगता है, अगर मान लो 5वें मंथ का बेबी है, अगर उसको
रोना है तो रोने लगता है, इसको कुछ सामान चाहिए होती है तो रोने लगता है। देखो आपको हम बताएं, अगर कोई बच्चा होता है उसको टहलाओगे तो टहलाना उसको पसंद है। आपने देखा होगा कभी बच्चे को आप गोदी में लिए हैं तो खुश रहेगा, जैसे आप उसको बिस्तर पे रख देंगे, बेड पे रख देंगे, जैसे वो रोने लगता है। उसको क्या है, गोदी पसंद आ रही है, उसे गोद में रहना अच्छा लग रहा है। तो वो खुशी और गुस्से का इजहार इस तरह करता है कि अगर गोद में रहेगा तो खुश रहता है, अगर बेड पे लेट गया तो उसको गुस्सा आने लगती है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसका एक ही इजहार कर सकता है रोकर, ना तो किसी से कह पाएगा ना तो समझा पाएगा, केवल और केवल सिर्फ रोने लगता है। छठवां मंत्र क्या है, मैंने बताया ना, छठवां जो मंत्र होता है वो जो अपरिचित लोग होते हैं, ठीक है, अनजान लोगों से भयभीत होने लगता है, वो डरने लगता है। जो अनजान व्यक्ति अगर उसको कोई गोदी उठा लिया या उससे बोल देता है तो वो रोने लगता है। वो इतनी क्षमता उसके अंदर आने लगती है, आ जाती है, उसका सामाजिक विकास हो चुका होता है कि हमसे अपरिचित हैं, ये हमसे अनजान हैं, तो वो रोने लगता है। तो उसमें एक समझ आ जाती है कि कौन परिचित है कौन अपरिचित है, और वो भी जान जाता है ये अनजान है, हम इनको जानते नहीं, तो उसे देखकर वो भयभीत भी हो जाता है। फिर 7वें मंत्र में क्या कहा है, अनुकरण के द्वारा हाव भाव को सीखना। कहने मतलब वो अनुकरण करता है, किसी चीज़ की कॉपी करने की कोशिश करता है, वो हाव भाव समझने लगता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे माँ का हो, चाहे अपने पेरेंट्स का हो, वो हाव भाव समझने लगता है। फिर 8 और 9 मंत्र इन्होंने बता ही दिया, हाव भाव खुशी से क्रोध व्यक्त करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कुछ क्रोध क्या, वही मतलब रोए, और क्रोध में किसी मारने थोड़ी ना लगेगा, क्रोध में चिल्लाएगा, रोएगा, यही सब काम कर सकता है, किसी को मार सकता नहीं क्योंकि छोटा है। 10 और 11 माह में प्रतिछाया के साथ खेलना नकारात्मक विकास से। कहने मतलब कभी देखा होगा छोटा बच्चा हो, अगर उसको हल्की सी धूप में ले जाओगे तो अपनी परछाई के साथ खेलता है, उसको लगता है कि ये परछाई हमको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसको खेलता है। फिर है दूसरे वर्ष की अवधि में बड़े कार्यों में मदद करना। कहने मतलब है दूसरे वर्ष की अवधि में बड़े कार्यों में मदद करना। तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है और अपने लिए कार्य करता है, किसी के लिए नहीं करता। कहने मतलब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जो कार्य करेगा वो अपने लिए करता है, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं करता कि हाँ हम मतलब कुछ भी करेगा तो अपने लिए करेगा। अगर उसको कुछ खेलना है तो खेलेगा, अगर उससे तुम खिलौना ले लोगे तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो जो खेल रहा है वो अपने लिए खेल रहा है, तुम्हारे लिए नहीं खेल रहा है, ठीक है। फिर है जब विद्यालय में 2 या 2 से अधिक बालकों के साथ होता है तो उसमें सामाजिकता के भाव का विकास होता है। बालक के जीवन की सबसे बड़ी जो सामाजिक विकास की धारणा है, सबसे सामाजिक विकास का आधार है, वो स्कूल माना जाता है। स्कूल और उसके पेरेंट्स माने जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के हिसाब से रहेगा तो उस हिसाब से उसका सामाजिक विकास होगा। और जब कॉलेज या स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसकी टीचर्स होंगी, उसके साथ के साथी होंगे, उसको देखकर उसके अंदर एक सामाजिक विकास आने लगता है। इस प्रकार से चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बाहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। जब बेबी 4 साल का होता है तो वो बाहर निकलता है, तो बाहर के हाव भाव देखता है, बाहर की गतिविधि देखता है, तो उसको समझ आने लगता है, तो वो अपने अंदर आत्म धारण करने लगता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में शिशु का व्यवहार परिवार से बाह्य प्रवेश की ओर प्रस्थित होने लगता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि जब शैशवावस्था के अंतिम वर्ष होते हैं तो बेबी बाह्य प्रवेश में चला जाता है, यानी कि बाह्य जो वातावरण होता है, घर के बाहर का वातावरण होता है, उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता है, और उसका जो विकास होगा वो बाह्य वातावरण के हिसाब से होने लगता है। कहते हैं ना कि जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है तो कहते हैं उसको गलत संगत मत पढ़ने दीजिए, उसको अच्छी संगत में रहिए, उसका अच्छा ज्ञान कीजिए, ज्ञान अर्जन करेगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। अब देखेंगे हारलॉक के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन के समायोजन स्थापित करना, उनके विनिमय करने और खेल साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। कहने मतलब वो दोस्ती यारी में बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाता है, दूसरों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है और उसकी दोस्ती यारी काफ़ी बढ़ जाती है। जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत या प्रचलित प्रतिमान के अनुसार स्वयं बनाने की चेष्टा करता है। कहने मतलब जैसा वो समाज को देखेगा उसी को देखकर वो अपने हिसाब से क्या करता है, ढालने की कोशिश करता है। अब देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। अब शिशु अवस्था की बात कर रहे थे, अब हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। शिशु का संसार उसका परिवार होता है, जबकि बालक का संसार परिवार के बाहर बालकों का झुंड और विद्यालय है। मतलब शिशु का जो संसार होता है, छोटे बच्चे को संसार होगा वो घर के अंदर होगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसका जो बालक बाहर जो मिल रहे हैं उससे दोस्त यारी, तो उस पर एक सामाजिक विकास का हिस्सा बन जाता है। उसका संसार एक झुंड मतलब बच्चों का झुंड और विद्यालय भी बन जाता है। बालक विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन द्वारा सामाजिकता का विकास करता है, यानी विभिन्न प्रकार के वो टच में रहता है, तमाम प्रकार के लोगों के टच में रहेगा, अपने नए नए दोस्तों के टच में रहेगा, बाहर के परिवेश को देखेगा और उसी हिसाब से अपने सामाजिक विकास का बढ़ाता है।
अब देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या है। अब देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की भावना कैसे डेवलप होती है। इस अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना एवं समाज के प्रति रुझान विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। उनका सामाजिक क्षेत्र व्यापक एवं विकसित होने लगता है। वह विद्यालय के पर्यावरण में अनुकूल करना, नए मित्र बनाना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना आज सीखने लगता है। अब देखो जब जो बच्चा बड़ा हो गया ना, मैंने शिशु अवस्था की बात की थी, अब यहाँ पर बच्चे जो बाल्य अवस्था की बात कर रहे हैं, यानी शिशु से अब बड़ा हो गया थोड़ा, तो उसमें बाल्य अवस्था में क्या होता है, वो बाहर खेलना स्टार्ट कर देता है, नए नए मित्र बनाता है, नए नए उसकी मित्र मंडली होती है, तो उनसे भी सीखता है और उससे भी उसका सामाजिक विकास देखने को मिलता है। अब देखेंगे आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी। इसमें क्या है, बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं को स्वतंत्र परिवार को छोड़कर बच्चे के साथ समय बिताते हैं और क्रियाएं करते हैं और निर्णय भी लेते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे अपनी आयु वर्ग के साथ प्रसन्न रहते हैं, न छोटे के साथ खेलते हैं और न बड़ों की क्रियाकलापों में रुचि रखते हैं। कहने मतलब जो जब बाल्यावस्था में लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो अपने आप में थोड़ा आत्मनिर्भर होने लगते हैं, अपना काम करने लगे, अपने हाथ कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप बाल खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो फुल्ली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मम्मी छोटी जब होंगे तो मम्मी कपड़े पहनाएंगी, बाल खींचेंगी। लेकिन अगर बच्चा शिशु अवस्था से निकल कर थोड़ा बड़ा हो गया, बाल्यावस्था में हो गया, तो क्या करेगा, अपने हाथ कपड़े पहन लेगा, अपने हाथ बाल खींच लेगा, ठीक, अपने हाथ नहा भी लेगा। तो क्या हुआ, उसका भी सामाजिक विकास हुआ कि नहीं हुआ। पहले उसकी मम्मी काम कर रही थी, अब वो अपने हाथ करने लगा, तो उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब उसका विकास हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे समूह प्रवृत्ति यानी ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है। इस अवस्था के बालक इतने क्रियाशील एवं सक्रिय होते हैं कि वे अपनी अवस्था के बालकों का समूह बना लेते हैं। मतलब बड़े हुए नहीं कि वो बाहर जाकर अपने दोस्त के साथ एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसी के साथ खेलते हैं। ठीक है, बड़े हुए तो क्या हुआ, समाज से बाहर निकले और अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लिए और उसी के साथ खेलते हैं। आज के खेल समूह, सेवा एवं सांस्कृतिक समूह आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बालक अपने समूह के नियमों की मान्यताओं आदि को पसंद करते हैं और अन्य समूह के समक्ष अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब जो दो ग्रुप गांव में अगर बच्चे खेल रहे हैं, अगर गांव में दो ग्रुप बच्चों का है, तो एक ग्रुप सोचता है कि हम इनसे ज़्यादा चतुर हैं, हम इनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रकार का कंपटीशन की भावना भी देखने को मिलती है। ठीक है, वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनका समूह उनके विशेष सदस्य का महत्व दे। कहने का मतलब वो इतना अच्छा काम करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे। ठीक है, इतना अच्छा काम करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए, अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ग्रुप, अगर दो गाँव में ग्रुप हैं तो उस दोनों ग्रुप एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे महान हैं, हम इनसे ग्रेट हैं। तो क्या हुआ, उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना भी आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नागरिकों गुणों का विकास। इसमें क्या है, बाल्यावस्था में आदतों, चारित्रिक युगों का, नागरिक गुणों का आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक एवं विशेष प्रभाव के व्यक्तियों के साथ आकर्षित होने लगते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। कहने का मतलब नागरिक के गुणों का विकास, कहने का मतलब उनके अंदर गुण ऐसे विकास होता है, वो अपने टीचर से भी सीख लेंगे, अपने माँ पापा के हिसाब से भी सीख लेंगे। तो क्या होगा, वे स्वयं को सुखी, धनवान, विद्वान, नेता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के रूप में देखना चाहते हैं। जब बाल्यावस्था से गुजरते हैं, आज तो हम लोगों का ज़माना ऐसा था कि हम लोग जान नहीं पाते थे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज अगर बच्चा पैदा होता है तो कुछ अपने आप सोचता है, इतना मतलब डेवलप हो चुका है, इतना हमारी जो सोसाइटी है वो इतना मॉडर्न हो चुकी है कि बेबी अपने आप सोच लगता है कि हम अगर इंटर पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो हमको आगे क्या करना है। लेकिन हम सबके टाइम पे इतना ही था कि आप 12th कर लीजिए, उसके आगे मौज ही मौज है, ऐसे बताया जाता था कि आप 12th पास कर लिए, बस ज़िंदगी आपकी लल्लन टाप। लेकिन अब क्या है, पता चलता है कि ये ज़िंदगी लल्लन टाप नहीं है, संघर्ष जो है आगे ही बहुत है, 12th पास करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे व्यक्तित्व का विकास कैसा है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअली, मतलब पर्सनल, अपना खुद का। बाल्यावस्था में पुरुषत्व एवं शास्त्रत्व के स्वभावों का अलग अलग विकास होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्या है, उनके जो पुरुषत्व का, उनके हिसाब से अलग अलग बच्चे का अलग अलग विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक अधिकांश समय बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, बालिकाएं बालिका समूह के साथ व्यतीत करती हैं। यानी कि लड़का लड़की है वो अब बड़े हो गए तो अलग अलग खेलने लगते हैं। इस अवस्था में दोनों में यौन भिन्नता के साथ व्यक्तिक अंतर स्थापित होने लगता है। कहने मतलब अगर बच्चा बड़ा होगा तो उनके अंदर भिन्नता लड़का और लड़की में एक यौन का होता है, मतलब उनकी शारीरिक ढांचे में अंतर होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी आदतें, रुचियाँ, आदि मनोवृत्ति और रहन सहन आदि में पर्याप्त भिन्नता स्पष्ट होने लगती हैं। यानी कि लड़का और लड़की में हमको पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलने लगती है।
भावना ग्रंथि का विकास। अब देखेंगे भावना ग्रंथि का विकास कैसे होता है। इस अवस्था में लड़कियों में एडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना का ग्रंथि का विकास होने लगता है। ये लड़कों में होती है एडिपस और लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा। ये दोनों की ग्रंथि का विकास लड़का और लड़कियों में होने को देखने को मिलता है। एडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र अपनी माता को अधिक प्यार करने लगता है। कहने मतलब जिस बच्चे में एडिपस ग्रंथि की विकास होता है तो वो अपना माता को अधिक प्यार करने लगता है। और लड़कियों में अगर इलेक्ट्रा की ग्रंथि की उत्पत्ति होती है तो लड़की अपने पापा को बहुत अधिक प्यार करने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रा और आप एडिपस याद रखेंगे। इलेक्ट्रा और एडिपस किस में होता है, लड़कियों में होता है और बच्चों में होता है। यह प्रकृति का नियम है कि विषमलिंगी प्यार बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर युवावस्था में शादी होने पर समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि लड़के और लड़कियां अपने रुचियों एवं कार्यों में अपनी अपनी भावना ग्रंथियों का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से उनके आत्मिक सुख एवं संतोष मिलता है। इसी आधार पर वे अपने भविष्य को निश्चित करते हैं। कहने का मतलब है वे अपने रुचि और अपने कार्य के हिसाब से अपने आप ग्रंथियों का अपनी भावना ग्रंथियों का प्रदर्शन करते हैं और उनमें सुख और संतोष मिलने के हिसाब से वे अपने भविष्य का एक सुनिश्चितता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है। यह मानवीय जीवन की जटिल अवस्था होती है, अतः सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब आई हम लोगों की 18 से उम्र की बात, यानी 18 की उम्र जब हो जाएगी तो उसमें किस प्रकार का सामाजिक विकास देखने को मिलता है। इतना जो मैंने पढ़ा था, पहले पढ़ा था मैंने शिशु के बारे में, फिर बताया बाल्यावस्था के बारे में, अब पढ़ेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। इसमें देखेंगे आत्म प्रेम, ऑटो इरोटिसिज्म। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं से अधिक प्रेम स्थापित करने लगती हैं। वे स्वयं को आकर्षक बनाने, सजाने संवारने में अधिक समय व्यतीत करने लगती। देखो कितना बढ़िया लिखा है। जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तो अपने आप में क्या होता है, संवरना लगता है। संवरना सजरना ये सब आप लोग जानते हैं कि वो भौकाल बनाने लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। समाज में अच्छा दिखने के लिए अपने आप को सजाने संवारने में अधिक समय व्यतीत करना। डेली में 10 बार मिरर में शीशे में अपना शक्ल देखेंगे, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अपना समय बहुत ज़्यादा व्यतीत करने लगते हैं शीशे के आगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किशोरावस्था में बात की गई है। 18+ के बाद की बात की गई है कि उसमें आत्मप्रेम देखने को मिलता है कि उनकी अपने शरीर से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, उसको सजने संवारने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने लगते हैं। फिर है इसका मुख्य कारण है विषमलिंगीय आकर्षण। कहने मतलब इसका मुख्य कारण है विषमलिंगीय आकर्षण। समझ रहे हैं आप लोग। विद्यालय स्तर पर किए गए अध्ययनों से प्रकट करता है कि किशोरियाँ इस बात में रुचि रखती हैं कि कौन सम किशोर उसको देख कर क्या सोचता है। देखो क्या लिखा है, एक अध्ययन कह रहा है कि अगर कोई किशोर किशोर कौन सा किशोर उसे देखकर क्या सोच रहा है। लड़कियां सोचती हैं कि अगर कोई किशोर मतलब है कोई बालक हमको देखकर क्या सोच रहा है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, क्या सोच रहा है। और किशोर तो किशोरों के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं, मतलब लड़का है और लड़कियों के बारे में बातचीत करता ही रहता है। ये हम 18+ की बात कर रहे हैं कि उनका सामाजिक विकास कैसा होता है। उनके शरीर को अपने सजने समझने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। दिन में 10 बार शीशा देखेंगे और 10 बार फेस वॉश करेंगे कि हाँ हमको चिकना दिखना है, हमको गोरा दिखना है, चाहे वो लड़का हो लड़की, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, या अतः हम प्रेम भाव का भाव अचेतनता अवस्थे लिंगी चेतना की भावना है। कहने मतलब ये विषमलिंगी जो चेतना होती है आकर्षण होने की, ये हमको आत्म डिपेंडेंसी में देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में समलिंगीय समूह क्या होता है, होमोसेक्सुअल ग्रुप। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरों को अपनी लिंगीय बनावट का पूर्ण अनुभव होने लगता है। कहने मतलब लड़का और लड़की में भेद होना स्टार्ट हो जाता है। वे समान लिंग के प्रति रुचि जागृत करने लगते हैं। वे अपने आयु के समय सक्रिय प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। वे अपने अंदर अथवा अवस्था एवं त्याग को आवश्यक गुणों के स्वरूप में स्थापित करते हैं। जब कभी उनकी अवस्था एवं त्याग को ठेस लगती है तो वे समाज के साथ असामान्य व्यवहार प्रकट करने लगते हैं और उनमें आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि बच्चों और बच्चियों को, लड़का लड़कियों को बाहर का सोसाइटी का वो कल्चर पसंद नहीं आता है तो अंदर अंदर ही क्या करते हैं, अपने आप में संघर्ष करना उत्पन्न कर देते हैं। गुस्सा आने लगती है, क्रोध आने लगता है कि जाओ हम ये सब नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं रहेंगे, हमको अपने हिसाब से रहना है। ठीक है, फिर देखेंगे सामाजिक भावना का उदय। ये क्या होता है, इस अवस्था में समूह भावना, आस्था और त्याग का व्यापक रूप सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। किशोर एवं किशोरी के क्रियाकलाप विद्यालय, समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित होने लगता है। वह स्वयं की सीमाओं से निकलकर मानवीय दायरे में प्रवेश करते हैं ताकि समाज का अधिक से अधिक भला कर सकें। कहने मतलब सामाजिक के अंदर एक भावना का विकास भी होता है। ऐसा नहीं है, सब बच्चे करते भी हैं, अपने आप में एक
प्रकार का ब्यूटी चमकाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्या होता है, सामाजिक भावना का विकास का भी उदय होता है कि हमको समाज में रहना है, तो हमको समाज में कुछ ऐसा करना है कि हमारा समाज में कुछ योगदान हो, हम पढ़ लिख के कुछ ऐसा काम करें कि समाज में विकसित हों, ठीक है, समाज का विकास कर सकें। तो उनके अंदर ये भी गुण देखने को मिलता है। हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, 18 प्लस की बात कर रहे हैं, तो 18 प्लस में आप अपने आप को रख के देख लीजिए कि हम अगर समाज में हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छे से जॉब पा जाएँ, ठीक है, उससे हम कुछ समाज में कर सकें, कोई किसी की मदद कर सकें। तो ये भी भावना उनके अंदर जागृत होती है, उनके अंदर का भावना का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसलिए इतिहास के अनुसार देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर किशोर किशोर, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। कहने मतलब जो बच्चा समाज में विकास करना चाहता है, उदय करना चाहता है, तो आप देख लीजिए कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले सबसे ज़्यादा युवा और युवती होती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब उनके अंदर एक देश भावना का भी विकास हो जाता है, ये भी हमारे सामाजिक विकास का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर होता है, कुछ के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है सामाजिक विकास को उदय करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले किशोर एवं किशोरी की संख्या अधिक होती है, समझ रहे हैं, संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनके अंदर एक समाज में उत्थान करने की प्रेरणा बनी रहती है हमेशा। फिर है भिन्नता में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में मानवीय संबंध स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। अस्थिरता एवं शारीरिक आवेग एवं तनाव की स्थिति में किशोर एवं किशोरी निकलकर मित्रता को स्थायी बनाते हैं। आगे चलकर यही मित्रता आत्मीय संबंध में बदल देते हैं। इस प्रकार किशोर एवं किशोर अपने चारों तरफ एक आत्मीय एवं सहयोगी परिवेश का निर्माण करते हैं, जो उनके भविष्य निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। मतलब भिन्नता और स्टेबिलिटी क्या है, वो समाज में रहकर ऐसा निर्माण करते हैं कि उनके जो सामाजिक विकास हुआ है उनके भविष्य में निर्माण करने के लिए सहायक होता है, जो हमारी भिन्नता में स्थायित्व देखने को मिलती है। फिर हमारा समायोजन में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी इन एडजस्टमेंट। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। किशोर अपनी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को निश्चित मापदंडों के बिना पूर्ण करना चाहते हैं, जो समाज को अमान्य होता है, अतः वे अपना समायोजन सही रूप से नहीं कर पाते। वे अपने दमन के प्रति और स्वतंत्रता का हान प्रति विद्रोह करने लगते हैं। कहने मतलब अगर कोई युवती या कोई बच्चा या कोई लड़का लड़की है, अगर उसको काम नहीं पसंद है तो वो विद्रोह कर देता है। जैसे हम आपको बता दें, भगत सिंह थे, उनको काम अंग्रेज़ों का नहीं पसंद आया तो उन्हें विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और क्या हुआ, अतः वो अपने शहीद हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा जवान लड़का और लड़की होती है उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो विद्रोह कर देता है, समाज से विद्रोह कर देगा, अपने फैमिली से विद्रोह कर देगा अगर चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है। अगर हम आपको कहानी बताते हैं, अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर उन फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती है, अगर वो शादी के लिए दोनों एग्री हैं लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो क्या हुआ, उनका काम करने का उनको पसंद नहीं था कि वो दोनों अलग हों, इसलिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाते हैं, एक प्रकार का विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। और यह भावना किशोरों में अधिक पाई जाती है। कहने मतलब लड़कियों में ये भावना अधिक देखने को मिलती है कि वो फैमिली के अगेंस्ट ज़्यादा चली जाती हैं। तो क्या हुआ, ये समाज क्या हुआ, विद्रोह हो गया, अपनी फैमिली के खिलाफ हो गए, तो एक प्रकार का एक विद्रोह देखने को मिलता है। फिर है सामाजिक पहचान, सोशल रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था का मुख्य आकर्षण सामाजिक पहचान को स्थापित करने के लिए किशोर एवं किशोरों का क्रियाशील रहना है। इसलिए वे अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे परिश्रम, लगन, परोपकारिता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक कार्यों में सहभागिता आदि कार्यों में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं पहचान तथा स्थापित करने तथा कहने मतलब कोई लड़का लड़की होता है, अपनी समाज में पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, तब उस काम को करने के लिए उसके अंदर एक तत्परता होती है, ठीक है। आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं हम कि अच्छी नौकरी पा जाएं, समाज में हमारी पहचान हो जाए, हमारे मम्मी पापा का सर ऊंचा हो जाए, इसीलिए आप अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हैं, तत्पर होकर लगन लगा के पढ़ रहे हैं कि आपका एक समाज में नाम हो, ठीक है। इसीलिए भी कुछ लोग तत्परता से काम करते हैं समाज में पहचान बनाने के लिए। जो ये गुण देखने को मिलता है, ये बाल्यावस्था में नहीं मिलता है, न किशोरावस्था मिलता है, न शिशुअवस्था में मिलता है, न बाल्यावस्था मिलता है। ये गुण देखने को मिलता है किशोरावस्था यानी 18 प्लस के बाद, ठीक है, क्योंकि उनको कैरियर सेट करना है, समाज में पहचान बनानी है, समाज से अलग दिखना है कि हाँ फलाने का लड़का या लड़की जॉब पा गया, तो उनकी क्या हुआ, समाज में एक पहचान हो गई, सोशल रिकॉग्निशन उनका एक प्रकार से हो गया। ये हमारा एक सामाजिक विकास का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब देखेंगे हम, देखो सामाजिक विकास पढ़ लिए, शिशु अवस्था में कैसी होती है, फिर बाल्यावस्था में कैसी होती है,
फिर किशोरावस्था में कैसी होती है। मैं तीनों स्टेप पढ़ाए हैं। अब पढ़ाएंगे कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ऐसा है वंशानुक्रम, ये भी हमारे समाज को सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम। ठीक है, शारीरिक विकास भी प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास भी प्रभावित करता है, परिवार भी क्या है प्रभावित करता है। सामाजिक विकास में परिवार का और स्कूल कॉलेज का और मित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जैसे रहेंगे उसी माहौल में उनका सामाजिक विकास होने लगता है। ठीक है, माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है कि माता पिता उनके कैसे हैं, उनका हिसाब भी उन लोगों का भी जो व्यवहार होता है वो बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है, उसी अनुसार वो ढल जाते हैं। फिर माता पिता की आर्थिक स्थिति, मतलब माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है तो उनका इस पे भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि अगर किसी माता पिता गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ना अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ना उसका मानसिक विकास कर पाएंगे, ना उसका शारीरिक विकास कर पाएंगे, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा जिससे उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता। तो माता पिता की जो सिचुएशन होती है आर्थिक, ये भी बहुत बड़ा कारण मानी जाती है प्रभावित करने वाला सामाजिक विकास को। अगर बच्चा के पास पैसा है, मम्मी पापा के पास पैसा है तो अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिला देंगे, आपको क्या है पढ़ा लिखा देंगे। लेकिन किसी माता के पास अच्छी इनकम नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो अपने बेटे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये भी मेन फैक्टर माना जाता है किसका, सामाजिक विकास के प्रभावित करने वाले के कारणों में एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विद्यालय का वातावरण। मैंने बताया ना विद्यालय का वातावरण भी एक सामाजिक विकास का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा हो या किशोर हो या बालक हो तो स्कूल पढ़ने जाता है तो वहाँ पर जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से उसका सामाजिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। अगर चीज़ें स्कूल में अच्छी बताई जाती हैं तो उसका उस प्रकार से उसका विकास होता है। समूह, मतलब समूह का कहने मतलब ये है कि इसके बाहर मित्र मंडली कैसी है, गलत संगत की है या अच्छी संगत की है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है सामाजिक विकास के ऊपर। फिर परिवार के रीति रिवाज, परिवार के रीति रिवाज भी मतलब कहने क्या है डिसिप्लिन। किसी परिवार का डिसिप्लिन ये है कि अगर लड़की बड़ी हो गई है तो उसे घर के बाहर अलाउ नहीं करते हैं कि बाहर बेटा तुम न टहलना, मतलब उसको एक प्रकार की रीति रिवाजों में बांध दिया जाता है कि आप बड़ी हो गई हैं आप बाहर न जाएं, एक प्रकार का डिसिप्लिन मैनर सिखाया जाता है। फिर धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, किसे हम आपको बताएं, आप बुरा न मानना, किसे मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो बाहर नकाब पहन के जाती हैं। ठीक है, ये उनका रीति रिवाज है। तो ये रीति रिवाज हुआ कि नहीं हुआ। अब तो सब ज़माना बदल रहा है, पहले लड़की घर से बाहर निकलती थी तो बिना दुपट्टा के नहीं निकलती थी, अब ज़माना चेंज हो गया है, सब जीन्स पैंट ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ज़माना चेंज हो चुका है, ये हमारा पहनावा के अंतर्गत आता है। धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जैसे जो मुस्लिम कास्ट में होता है वो होता है कि हाँ बुर्का पहन के जाएँ, तो ये धार्मिक मान्यता अलग अलग होती है। फिर भाषा के भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है सामाजिक विकास के ऊपर। ठीक है, जिस भाषा में रहोगे आप उस भाषा का आपके अंदर सामाजिक विकास होगा। सिनेमा नाटक रेडियो इसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रोल होता है। सिनेमा में देखेंगे एक मतलब देख के और वो तो काल्पनिक होता है लेकिन रियल उसको लोग मानने लगते हैं। और क्या होता है, हमने एक बार देखा एक सीरियल चल रहा था, ठीक है, उस सीरियल को देखकर एक ऐसा पॉइंट आया उसमें कि महिला उस सीरियल को देख के रो दी। मतलब वो काल्पनिक चीज़ हो रही है, उस चीज़ को उसमें ऐसा हुआ सीरियल में कि उस महिला ने उस सीरियल को देख कर रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी इमोशंस जग गए कि उस सीरियल में देख कर वो रोने लगी। तो जो सिनेमा नाटक रेडियो होता है इसका भी हमारा बहुत बड़ा सामाजिक विकास पर असर देखने को मिलता है। समाचार पत्र हो गया, राष्ट्रीय पर्व हो गया, इसमें भी सामूहिक भावना का देखने को मिलता है। आप इसके हिसाब से देख लीजिए शिक्षा के अनौपचारिक साधन सामाजिक प्रक्रियाएँ क्या होती हैं। अब हम ऊपर जो पॉइंट पढ़ाए थे अब उसको डीपली में थोड़ा पढ़ाएंगे। वंशानुक्रम बालक की अनेक योग्यताओं का निर्धारित करता है। वह सामाजिक विकास को वंशानुक्रम को प्रभावित करता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव को सीमा तक ही मानते हैं। मतलब जो अनुशाक्रम होता है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो कुछ ही समय तक चलता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका जो हेरिडिटी होती है कुछ दिन तक ही रहती है, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगता है, उसका वंशानुक्रम बदल जाता है। फिर शारीरिक विकास, इसमें क्या होता है, जिस बालक का शारीरिक विकास जनक होता है उसका सामाजिक विकास भी संतोषजनक होता है। कहने मतलब जिसका शारीरिक विकास भी सही होता है। अब है जिस प्रकार अच्छा शरीर और मानसिक विकास साधारणता सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक सामाजिक विकास की गति को धीमा कर देता है। ये सोरेनसन ने कहा था कि मतलब जो सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है उसका हम कम शरीर और मानसिक विकास बालक सामाजिक विकास की गति को धीमा कर देता है। इन्होंने ऐसी डिफिनेशन दी थी। अब देखेंगे संवेगात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। क्रोधी व्यक्ति से सभी घृणा करते हैं, चिड़चिड़ेपन स्वभाव के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। कहने मतलब
जो घृणा करता है, जो चिड़चिड़ापन का स्वभाव रखता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जो मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जो गुस्सा घूमता है, सबसे क्रोधित रहता है, तो उसको कोई नहीं पूछता। आप घर में मान लीजिए 2 बालक हैं, एक माता एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक ज़्यादा गुस्सा वाला है, एक कम गुस्सा वाला है। तो कम गुस्से वाले को उसके मम्मी पापा ज़्यादा प्यार करते हैं और जो ज़्यादा गुस्सा दिखाता है उसको कम आकर्षित होते हैं। ये हमारा संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। फिर है फैमिली। बालक का सामाजिकरण परिवार में भी आरंभ होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते बालक का व्यवहार वैसे भी अनुकरण करता है। कहने मतलब सामाजिक विकास भी अंतर्गत जो परिवार होता है ये मेन हिस्सा माना जाता है। जैसा परिवार होगा बच्चा उसी परिवार के अनुसार ढल जाता है, उसी परिवार के अनुरूप उसका विकास होता है। जैसा परिवार में अनुशासन है वैसे ही चलेगा। अगर परिवार में अनुशासन नहीं है तो लड़का बिगड़ जाता है। फिर माता पिता का दृष्टिकोण कैसा होता है, व्यूज़ ऑफ पेरेंट्स, मतलब माता पिता का व्यूज़ कैसा होता है। बालक के माता पिता का दृष्टिकोण भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जिस बालक को बहुत अधिक लाड़ प्यार मिलता है उसका सामाजिक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा कम होता है। ज़्यादा लाड़ प्यार में क्या होती हैं, बहुरियाँ खराब हो जाती हैं। आपने कहावत सुनी होगी, ज़्यादा लाड़ प्यार में बहुरियाँ खराब हो जाती हैं। यहाँ बहुरियों से मत रखिएगा, यहाँ पर आप बालक बालिका में ये चीज़ लागू करके अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, आप ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चे को करेंगे तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो कम होता है, उसका सामाजिक विकास होता है वो कम रहता है। ठीक है, अब देखेंगे माता पिता की आर्थिक स्थिति मैंने क्या बताई थी। जो बालक धनी परिवार से संबंध रखते हैं उनका सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होता है। जिसके माता पिता अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी पैसे की प्रॉब्लम कोई नहीं है, उस बच्चे का जो विकास होता है सामाजिक विकास बढ़िया होता है, अच्छा विकास होता है। तो एक प्रकार की माता पिता की आर्थिक स्थिति भी हमारे समाज में सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, बच्चों में देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि उस संपर्क के अनेक व्यक्तियों से होता है जो उसके सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। निर्धन परिवार के बालकों का सामाजिक विकास मंद होता है। भाई जो बच्चा गरीब होगा ना तो सही से खा पाएगा, ना तो सही से लिख पढ़ पाएगा, ना सही से रह पाएगा। तो यही आप समझ सकते हैं कि एक निर्धन बालक और एक अच्छे से धनी व्यक्ति के घर में जो बच्चा रह रहा होगा दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाता है। उसकी लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाएगा, उसके रहन सहन का डिफरेंस हो जाएगा, उसकी शिक्षा का डिफरेंस हो जाएगा, उसके पहनावे का डिफरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला माता पिता की आर्थिक तंगी भी हो सकती है, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है कि उसको कैसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब है विद्यालय का वातावरण। इसमें क्या होता है, विद्यालय का वातावरण भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यदि विद्यालय का वातावरण मधुर है तो बालक का सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होगा। कहने मतलब है जैसे विद्यालय का एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर जो बालक का जो विकास होगा वो बहुत संतोषजनक ढंग से होगा। जनतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने वाले विद्यालयों में बालक को सामाजिक विकास का संतोषजनक ढंग से होता है। जो अच्छे स्कूल होते हैं, जो जनजातीय सिद्धांतों वाले स्कूल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों का जो विकास होगा वो संतोषजनक विकास माना जाता है। अब हॉरलॉक का कथन, इन्होंने क्या कहा है, समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जो समाज द्वारा निश्चित की गई दशाओं में इतनी कुशलता से प्राप्त नहीं किया सकता। मतलब ये है कि समूह में जितना जो बच्चे समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, बाहर खेलते हैं, जितना उनका विकास अच्छी दशाओं में हो जाता है, जितना वो कुशलता से प्राप्त नहीं कर सकते, स्किल से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के रीति रिवाज का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सामाजिक विकास को परिवार के रीति रिवाज के भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बालक इनसे सभी सीखता और सोचता है। जो परिवार में रीति रिवाज चल रही होती हैं उनसे बालक सीखता है और उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। रीति रिवाज से ये मतलब है कि आप उनके साथ न बैठना, आप उनके साथ मत खेलना, आप वहाँ मत जाना, आप वहाँ मत जाना। लड़कियों को जब बड़ी हो गई उनको बाहर नहीं भेजा जाता है। तो ये प्रकार के उनके घर का रीति रिवाज होता है, उनके घर का डिसिप्लिन होता है, ये सभी लड़के के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। रीति रिवाज डिसिप्लिन के हिसाब से कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, लड़कों को भेज दिया जाता है। जब इनके घर का क्या है, रीति रिवाज है। कहते हैं कि फलाने के घर का रीति रिवाज है कि उनके घर का बच्चा बाहर खेलने नहीं आता है या बच्ची उनके घर की बाहर खेलने नहीं आती है, तो ये उनका घर का रीति रिवाज होता है। अब सिनेमा, नाटक और रेडियो। आजकल बालक सिनेमा, नाटक, रेडियो, टेलीविज़न में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, वह उससे ही सीखते हैं। अतः हम बच्चों को दूर रखना चाहिए तथा उन्हें केवल अच्छी जानकारी के लिए कार्यक्रम ही दिखाएं। अरे भाई, लड़कियां इतना सीरियल देखती हैं, फिर सीरियल देखेंगी, फिर अपने रियल लाइफ में उस सीरियल में जो हो रहा है उस सीरियल के अकॉर्डिंग अपने ज़िंदगी में रियल कॉपी करेंगी। वो रियल ज़िंदगी में कोशिश करती हैं सीरियल को देख देख कर, मूवी को देख देख कर, कि जैसा मूवी में हो रहा है वैसा हम करेंगे, जैसा सीरियल में हो रहा है वैसा हम करेंगे। भाई
बहन वो रियल, वो काल्पनिक है, वो टीवी के अंदर हो रहा है, आपके एलसीडी के अंदर हो रहा है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई मत करिए। अप्लाई वो चीज़ करिए जो आपको सही लगती हैं, ठीक है। वो चीज़ अप्लाई ना करिए जो आपको नकारात्मक वे में लग जाएँ, आपको नकारात्मक रास्ते की ओर ले जाएँ, ठीक है। उतारिए, अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, सब कुछ करिए, अच्छी बात है, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए और क्या है बुरी चीज़ों को छोड़ दिए। कबीर ने कहा है कि सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। समझ रहे हो, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको ग्रहण कर लीजिए और जो बुरी चीज़ें होती हैं उड़ा दीजिए। ऐसे आप देखिए गांव में जो सूप होता है, हम लोग के गांव में एक सूप होता है, ठीक। आप कुछ लोग तो जानते होंगे एक सूप क्या होता है। उसमें अनाज को साफ़ किया जाता है। तो आपकी जो लाइफ हो उस सूप के अनुसार होनी चाहिए कि आप जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो सूप में पीछे की ओर रह जाती हैं और जो हल्की चीज़ें ख़राब होती हैं वो सूप के बाहर चली जाती हैं। तो इसी तरह कबीर दास ने कहा है सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए, यानी कि अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का सार रखना है और ख़राब चीज़ों का सार को दूर करना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी एकदम सूप की तरह होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लीजिए और ख़राब चीज़ें बाहर कर दीजिए। वैसे ही इसमें बताया कि आप सिनेमा, नाटक, रेडियो सब सुनिए, लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ें आती हैं उनका अप्लाई करिए, बुरी चीज़ें अपने अंदर ढलने मत दीजिए, ठीक है। ये भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। फिर है समाचार पत्र। इसमें क्या होता है, बालक समाचार पत्र को देखता पढ़ता है, वह उससे सारी जानकारियाँ एवं एकत्र करके सोचता है। इस प्रकार समाचार भी प्रभावित करते हैं। कहने मतलब समाचार जो होती हैं, कहीं पे सुना होगा समाचार में, आपके घर पर समाचार आता है, न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें देखा होगा कि कहीं पे ये क्राइम हो गया, कहीं वो क्राइम हो गया, कहीं ऐसे हो गया, कहीं दुर्घटना हो गई। तो उस चीज़ों को जब वो पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और क्राइम के बारे में भी जानेगा। कुछ एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसके बारे में भी जानेगा। कोई इंटरनेशनल कोई न्यूज़ है तो उसके बारे में भी जानेगा। तो क्या है, समाचार पत्र भी हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। हम अगर समाचार में अच्छी चीज़ पढ़ते हैं तो उसी अनुसार सोचते हैं कि अगर ये क्राइम हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये अपराध हुआ तो क्यों हुआ। तो कोई मतलब समाचार पत्रों से हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये भी एक मेन फैक्टर माना जाता है। अब सामाजिक विकास में विद्यालय का योगदान क्या है। बालकों के सामाजिक विकास में विद्यालय का विशेष योगदान रहता है। बालक के सामाजिक विकास दृष्टिकोण से परिवार के पश्चात विद्यालय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहने मतलब अगर कोई बच्चा है तो सबसे पहला उसका सामाजिक विकास उसके परिवार से होता है। परिवार के बाद अगर बच्चा स्कूल गया तो उसका भी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी सामाजिक विकास होता है। तो हमारे सामाजिक विकास के दो बहुत बड़े आधार माने जाते हैं, एक तो परिवार, दूसरा विद्यालय, और तीसरा एक मान लीजिए उसकी मित्र मंडली कैसी है, ठीक है। तो 3 फैक्टर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बच्चे की सामाजिक विकास करने के लिए। पहला उसका घर परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा उसका मित्र मंडली कैसी है, ठीक है। ये भी बहुत प्रभावित करता है। विद्यालय के अनुसार दंड और दमन पर आधारित होता है। बालक का सामाजिक विकास उचित प्रकार का नहीं हो पाता। बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि स्कूल गया तो वहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसका भी प्रभाव बेबी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर, बालक के ऊपर देखने को मिलता है। जिस शिक्षक उसको बताते हैं, जिसे टीचर उसको बताती है, बताता है, तो क्या होता है उसका भी प्रभाव उससे बच्चे के सामाजिक विकास पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो छात्र भी अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते। रुको भाई। परिवार उसके विपरीत, यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो छात्र भी अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते। कहने मतलब कि अगर टीचर का क्या है स्वास्थ्य सही नहीं है तो क्या हो, खुद बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। मास्टर आए, टीचर आए, खूब तेज डांट दिए, बच्चा डर गया, सहम गया, अगले दिन आया ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना है, ये भी हमारे क्या करना, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। सफल और योग्य शिक्षक को संपर्क से बालक के सामाजिक किस अच्छा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के खेल कूद के सामाजिक विकास में विशेष ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल में पढ़ाया, खेल में खिलाओ तो ये भी फर्क पड़ता है कि सामाजिक विकास उनमें देखने को मिलता है। बालक खेल द्वारा सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। समूह खेलों के द्वारा बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल के अभाव में बालक का सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। कहने मतलब अगर बच्चे के अंदर खेल में कमी है, देखो पढ़ाई भी करें बच्चे छोटे, खेले भी, सब कुछ काम करें, क्योंकि खेलने से भी उनका क्या होगा, फ्रेश होंगे, रिलैक्स होगा। अगर घर में बंद करके रहते हैं ना तो उनका विकास सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब स्किनर के अनुसार ने क्या कहा, खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है जहाँ उसे मिलने वाली सामाजिक और यांत्रिक उपकरण का उसे सामाजिक विकास को निर्धारित करने में सहायक होती है। स्किनर ने बताया है कि खेल का मैदान होता है बालक के सामाजिक निर्माण में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि खेलेगा तो उसका माइंड फ्रेश होगा, उससे लोग जानेगा, लोगों से मिलेगा, तो इस प्रकार का सामाजिक विकास हो जाएगा, ये स्किनर ने कहा है। अब देखें कि सामाजिक विकास के घटक क्या होते हैं। परिवार, देखो मैंने बताया था कि सामाजिक विकास के घटक क्या होते हैं, कितना ये 5 पॉइंट जो लिखे हैं आप इनको अच्छे समझ लीजिए।
ये सामाजिक विकास के 5 घटक हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस 5 घटक में ही बच्चे का पूरा सामाजिक विकास सम्मिलित है। कैसे? परिवार। देखो, परिवार में अगर बच्चा रह रहा है तो सामाजिक व्यवहार की जो पहली सीढ़ी होती है सामाजिक विकास की बच्चे में, वो उसका परिवार होता है। परिवार में रहने वाले लोग कैसे हैं, परिवार में उसका माता पिता का रिएक्शन क्या है, परिवार में उसका कैसा खान पान है, परिवार में उसका कैसा रहन सहन है, इसका मेन फैक्टर, इसका मेन इफ़ेक्ट जो बच्चे के ऊपर पड़ता है वो सामाजिक विकास होता है। अगर मम्मी पापा उसके सही डिसिप्लिन में रखते हैं तो उसका उसी हिसाब से सामाजिक विकास होता है। दूसरा मैंने बताया था विद्यालय। विद्यालय में जाता है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, उसका भी बहुत महत्व पड़ता है बालक के या बालिका के सामाजिक विकास पर। ठीक है, ये आप फैक्टर 5 बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरे वीडियो का निचोड़ है। ठीक है। फिर आस पड़ोस, बच्चा इससे अपने घर में रहता है तो वहाँ पर आस पड़ोस का रहन सहन कैसा है। कहीं कहीं पड़ोसी बहुत ख़राब मिलते हैं, वो लड़के को, आपके लड़कों को देखेंगे तो घूर देंगे, आँखों से घूर देंगे, बच्चा डर जाएगा। तो क्या होगा, उसका सामाजिक विकास पर प्रभावित हो रहा है। तो उसके रहने का आस पड़ोस का जो एरिया होता है, आस पड़ोस का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट जो होता है, आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, ये भी बच्चे को बहुत प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। फिर है संस्कृति एवं सभ्यता। संस्कृति सभ्यता ये है, किसी के घर की संस्कृति होती है कि बेटा बड़ा हो गया, ठीक है, अपने हिसाब से काम करेगा, बेटी बड़ी हो गई, हम तो घर से बाहर नहीं भेजेंगे, ये भी उनके घर के क्या है, डिसिप्लिन है, ये उनके घर की सभ्यता है। तो ये भी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारा रहा 5 नंबर पे था शिक्षा। शिक्षा, इसमें क्या होता है कि बच्चे को शिक्षा कैसे मिल रही है, मतलब कहने का ये है कि शिक्षा अगर दे रहे हैं, अच्छे टीचर से मिल रही है तो उसका विकास उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, संस्कृति एवं सभ्यता एवं शिक्षा। अब इसको समझ लीजिए तो पूरा वीडियो का निचोड़ इसी में था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे हर टॉपिक के अलग अलग। एक कमेंट ये आ रहा था कि सर आप जो MCQ टाइप क्वेश्चन करवाते हैं वो बहुत कम करवाते हैं। कैसे कम करवाते हैं? अगर हम एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, तो आपके सिलेबस में आप हमको ये बताइए कि आपके सिलेबस में टोटल टॉपिक कितने हैं। अब वो टॉपिक मत गिनवा दीजिए कि 20 टॉपिक दिए हैं, 20 नहीं, 20 टॉपिक के अंदर भी टॉपिक दिए हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक था शरीर के लिए आवश्यक तत्व, उसमें कार्बोहाइड्रेट अलग था, ये टॉपिक अलग हो गया, प्रोटीन ये अलग हो गया, 2 हुए, वसा 3 हो गया, विटामिन 4 हो गया, खनिज 5 हो गया, लवण 6 हो गए। तो एक टॉपिक में कितने टॉपिक समाहित हैं आप देख लीजिए। तो अगर हम एक टॉपिक में 20 क्वेश्चन कम करवा रहे हैं तो कम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। हम करवाने के क्या 60-70 क्वेश्चन एक टॉपिक करवा देंगे, लेकिन वो फालतू वाले होंगे जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए अच्छे से, MCQ करते रहिए, आपको समझ में आएगा। फिर हम अपना एक सीरीज लेके आएंगे MCQ टाइप की मिक्स क्वेश्चन की सीरीज, जो 100 क्वेश्चन की होगी। आप उसमें देखिएगा कि आप कहाँ पर हैं, आपकी सिचुएशन कहाँ पर है। ठीक है, अभी हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम अभी होगा भी नहीं। आप अफवाहों से बचे, जब एग्ज़ाम आपका नियरेस्ट आएगा तो देखा जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी पेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है 2022 वाला, वो अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो आपका मान लीजिए ये नवंबर लास्ट या दिसंबर के पहले वीक तक का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे नोट्स बना लीजिए, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, और उस नोट्स को रटते रहिए बारी बारी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।